मतलब जुड़ने की इस बात को लेकर के कि जब आप सवाल करें तो पिछली वीडियोस आपने सुनी हुई अगर हो तो मुझे लगता है आपके सवाल की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। हम ऑलरेडी लगभग हर सवाल का जवाब दे चुके हैं। मतलब कोई ऐसा सवाल हालांकि इसमें से बचा ही नहीं है जिसका ना दिया हो, बट कई बार पुरानी किसी वीडियो में बात करते करते कोई चीज़ रह जाती है, इसलिए कोई सवाल रह गया होगा। जैसे सवाल ये है, खिंचाया हुआ गाड़ी वापस मिल सकती है क्या? मतलब आपकी गाड़ी अगर किसी ने, पुलिस वालों ने अगर उठा लिया है, उसने रिकवरी वालों ने अगर उठा लिया तो मिल सकती है क्या? अगर आप हरियाणा के साथियों से कनेक्टेड रहते हो फेसबुक वगैरह पे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में ऐसी बहुत सी गाड़ियां अपने साथियों ने मतलब खींची हुई गाड़ियों को वापस लेकर के वो थाने से लेकर के आए हैं। उधर उड़ीसा में भी आपने पीछे कई केस देखे होंगे कि थाने में मतलब थाने के बाहर बैठना पड़ा, कई बार 3-3 रात लगी, कई बार कोर्ट से लेकर आए। हम लोग जब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते या हम लोग जब कहीं बैंक वालों के सामने डर जाते हैं तो वो हमको और डराते हैं। हमें जानकारी हो अगर नहीं होती है तो दिक्कत आती है। कोई साथी हमको बोलता है कि हम इस जानकारी का, जैसे एक सवाल इसके अंदर आया था कि हम जो नियम है, कायदे कानून है, पुलिस वालों के हैं या आरटीआई निकालने का है, इन कायदे कानून का अगर हम कुछ छपवा के अगर हम जनता में बांट दें। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए और अपने आप से ही समझ लीजिए, खुद से ही देख लीजिए, ज़्यादा नहीं कहता हूँ। यहाँ जो लोग बैठते हैं जनता सरकार मोर्चा की जो मीटिंग में जो लोग आते हैं वो कौन लोग हैं? 2 टाइप के लोग हैं बस। यहाँ ऐसे स्वादु लोग नहीं आ सकते, 3 दिन तक किसी को बैठ के सुन नहीं सकते। 2 टाइप के लोग हैं। पहले वो हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, बहुत ज़रूरत में है, जिनका कर्जा फंसा हुआ है, उनको लगा कि कर्जे का आवेदन जो है वो यहाँ से हल होगा, उनको ऐसी उम्मीद लगती है। यानी एक तो बिल्कुल फंसा हुआ आदमी। दूसरा यहाँ कौन आदमी है? जो अवेयर है, जो जागृत है, जिसको मालूम है कि जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में, इकलौता ऐसा संगठन है जो समाज के लगभग हर तबके के हर मुद्दे को उठा रहा है। जिसको ये मालूम है वो आदमी यहां पर बैठा है। यानी कि समाज के 2 ऐसे तबके बड़े लेवल पर, यानी बाकी के जो और लोग साथी हैं भावना में बहुत कम लोग हैं, सब लोग देश की पॉइंट को लेकर के या इन चीज़ों की जागृति के पॉइंट को लेकर के ही बीच में आए हुए हैं। ऐसे लोग हैं ना आपा। ऐसे लोगों में से कितने लोग पढ़ते हैं रेगुलर? संविधान किस किस ने पढ़ा है? आईपीसी किस किस ने पढ़ी है? हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, हमें अपने अधिकारों को कहाँ से पढ़ना है नहीं सिखाया जाता, हमको कैसे चिट्ठियाँ लिखनी है वो नहीं सिखाई जाती, हमको आरटीआई कैसे डालनी है वो नहीं सिखाई जाती। हमारी दिनचर्या का, हमारी ज़िंदगी का बहुत मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है पढ़ना, एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो जब सबसे जागृत लोग भी नहीं पढ़ रहे, और उससे बड़ी बात जिनके खुद के लोन फंसे हुए हैं, जो अपने मकान के या अपनी किसी प्रॉपर्टी के या किसी दबाव में फंसे हुए हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने भी अपनी रुपए वाली किताब भी नहीं पढ़ी है। तो आप बताओ, हम आपको बना के दे दें अगर कोई ऐसी नियमावली या ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगता है कोई पढ़ेगा? किताबों की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कहीं लिखे हुए की कोई कमी नहीं है। एक तो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन लोगों का साथ आना, साथ आकर के उस साथ में एक दूसरे की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस समाज में जागृति को और बड़ा करना, प्लस फिजिकल आमने सामने बात करना, ये बहुत ज़रूरी है बातचीत का तरीका। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले बात को समझ लेना है। जब बात समझ में आ जाए तो समझने के बाद फिर उसकी बात करना चालू करना है। फिर होगा क्या कि आप बात करते करते अटकोगे कहीं, आप बात करते करते सामने वाले के सवाल पे फंसोगे कहीं। फिर जहां फंसोगे ना, फिर टीम के साथियों से बातचीत को आगे बढ़ाना, उससे आगे। मतलब सवाल का लेवल
इतना छोटा होगा हम मतलब नहीं समझ सकते कि हमारे साथी जो मोर्चे में यहाँ आए हैं उनको तो ये समझ में, अब सवाल एक है, वर्तमान करेंसी फेक है क्या? अब सवाल, आप में से किस किस को इसका जवाब मालूम है? किस किस को जनता सरकार मोर्चा से मालूम है? पता लगा ना? अब इसको क्यों नहीं पता? सवाल ले रहा है इसका मतलब कि एक बार और बता। पता तो है इसको भी मालूम है, लेकिन वो मजे ले रहा है। मजे नहीं लेने, एक्चुअली हम ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, वहां पर अपने को बात करनी है। मतलब दूसरा सवाल है, बैंक का लोन शून्य कैसे होगा, उसका कैसे भुगतान करें? बड़ी जल्दी पड़ी है, बैंक का लोन शून्य करना है। भाई बैंक का लोन शून्य हुआ पड़ा है ऑलरेडी। अब तो हमारे पास एक ऐसा सबूत हाथ लगा है, अब तो एक ऐसा कागज लगा। वो कागज में क्या किया, हम कुछ नहीं, जितने लगे थे कागज इन्हीं के बेसिस पर अपनी टीम के साथियों ने बैंक को पूर्ण भुगतान का लेटर डाल दिया। मतलब पहले तो हमने आवेदन लगाया था, है डाल दिया, हाँ, तो क्या हमने पूरा भुगतान का आपको कर दिया है, अब हमारे को एनओसी दे दो। अब बैंक एनओसी तो देगा नहीं, ये तो क्लियर है ना? ये फ्लैश बंद नहीं हो सकती क्या? इसकी आंख में लग रही है, फ्लैश बंद कर लो, बाकी तो चलने दो। तो पूर्ण भुगतान का हमने आवेदन लगा दिया, तो क्या हुआ, एनओसी दी नहीं बैंक ने 30 दिन के अंदर, नोटिस दे दिया बैंक को, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे साथियों ने वो पूर्ण भुगतान किस हिसाब से मालूम है? अपने वाली किताब के हिसाब से, 770 मिलीग्राम गोल्ड के हिसाब से 6 लाख रुपए का भुगतान 100 रुपए के चेक के साथ, मतलब 100 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करके बता दिया कि ये भुगतान हो गया है, कोई और लेना देना बचा हो तो बता दो। कोई तो बताओगे ना, लिखित में दो हमको, जो भी बात आप अगर गलत कह रहे हो तो या कुछ भी कह रहे हो, और हमारे को हमारा एनओसी दे दो। बैंक ने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब 28 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं करता है बैंक, तो वो केस कोर्ट में जाने लायक हो जाता है, और वो फिर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया। अभी हमारे 4 केस बुलंदशहर की कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं अपनी टीम के, और वो पूर्ण भुगतान हो गया है। और बैंक से अपनी जो टीम है उसने जो लेने हैं, टोटल जो कैलकुलेशन है वो करीब करीब 7,000 करोड़ रुपया लेना है बाकी, क्योंकि हमने जो भुगतान किया है वो वैध रुपए में किया है। हम अवैध रुपए में थोड़ी कर रहे हैं। देखो, हम जो कमा रहे हैं उसी को तो दे रहे हैं ना, बैंक को कमा के दे रहे हैं हम, इसलिए हमारी कमाई का एक भी रुपया अवैध नहीं है। हाँ, हम डीलिंग उस नकली नोट में कर रहे हैं, हम डीलिंग उस अवैध रुपए से कर रहे हैं, पर हमारी कमाई अवैध नहीं है। तो भारत का आदमी हमेशा कहेगा, इसकी इतना इको बहुत ज्यादा है यार, इसकी इको रविंदर, इसकी इको बहुत ज्यादा है। भारत का रुपया अवैध नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी करेंसी अवैध छापी हुई है, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, वो भारत के आदमी की सिरदर्दी नहीं है। मैंने जो कमाया है वो वैध सोच करके कमाया है, तो जितना भी रुपया मैं जमा करा रहा हूं वो एकदम लीगल है। लेकिन जितना रुपया बैंक दे रहा है वो सारा लीगल है कि नहीं है, ये तो बैंक लिख कर देगा, तो बैंक बताएगा। तो उसने जो लोन दिया है, अगर वो हमको कहीं से दिया है, अगर उसके बदले में उसने वहां कोई चीज, कोई फिक्स वैल्यू तो रखी होगी ना रुपए की। भाई देखो, कोई नियम तो होगा ना। हमने जब बैंक से पूछा है कि तुम नोट किस नियम से छापते हो, कोई नियम तो होगा ना। अगर बिना नियम छापा है तो फिर जो हमसे कर्जा लेना है वो भी छाप लो, और जो नियम से छापा है तो वो नियम बताओ। वहां फंसेगा वो, बैंक फंस रहा है। तो कोई नियम बिना नियम के छाप रहा है, तो बिना नियम के छपे हुए नोट तो नकली हो गए। पानी दे दो ना, है ना? तो ये अपने को समझना है। अभी जिन लोगों का बैंक का कर्जा है, उसके ऊपर बड़ा लंबा मतलब काम चल रहा है लंबे समय से। आप इसके ऊपर तो पुरानी वीडियोस भी, नई वीडियोस भी देख लीजिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जागृति के लिए, अब जैसे आप देखोगे ना, अभी एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। शिल्पा ने क्वेश्चन पूछा है कि इतने सारे मुद्दे हैं, हमें किन पर विचार करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? क्योंकि एक आम इंसान तो सुबह घर से निकलता है, शाम को घर आता है, तो इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके।
उसका शिकार हो रहा है, ये धीरे धीरे बात समझ में आती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कहाँ से करे, क्या ना करे। तो हमें पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग में तो हर बार नई बात पता चलती है कि हमें तो ये पता ही नहीं था, मतलब एक शब्द के इतने बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं, अचंभित हो जाते हैं हम। तो जैसे आप काम देते हो एजुकेशन ट्रेनिंग में, तो ऐसे कोई काम दे दीजिए। मतलब ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सवाल ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें जब हम जागरण की बात करते हैं। और इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम ट्रेनिंग में आते हैं तो हमें हर ट्रेनिंग में नई बात पता चलती है, ये एक्चुअल बात है। 43rd ट्रेनिंग है ये, 43वीं ट्रेनिंग है। कोई आदमी है आप में से, कोई है जिसने 3 या 3 से ज़्यादा ट्रेनिंग अटेंड की हैं? ये की है। तो क्या हर ट्रेनिंग में आपको नई चीज़ मालूम पड़ी है? लगभग हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया मिला है, मतलब, और बड़े लेवल पर नया। ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर नया या कोई 2 लेक्चर नए। मतलब ये लगा कि यार पिछली ट्रेनिंग हमें लग रहा था पूरी हो गई, फिर लगा दूसरी ट्रेनिंग में ना यार अब की बार पूरी हुई होगी, फिर लगा तीसरी पूरी होगी। और मैं आपको बताऊं, अगर पिछली 43 ट्रेनिंग्स की अगर वीडियोस अपने पास पड़ी हों और आप अगर उनको देखने लगो, सब में अलग अलग चीजें हैं और सबकी शुरुआत अलग तरीके से है। हर वीडियो के अंदर अलग तरीके से शुरुआत है। तो आप ये कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि कैसे शुरुआत करनी है? शुरुआत का तरीका कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता। आपके पास समझ होनी चाहिए, आपको उस बात की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी हो और समझ हो। अब जो सामने आपके ऑडियंस बैठा है गांव में, अनपढ़ बैठा है, पढ़ा लिखा बैठा है, नौकरी वाला बैठा है, खेती करने वाला बैठा है, दुकानदार बैठा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला बैठा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बैठा है, या किसी एनजीओ का आदमी बैठा है, आदिवासी बैठा है, कि गांव का आदमी बैठा है, कि शहर का आदमी बैठा है, बुजुर्ग बैठा है, कि छोटा बच्चा बैठा है, कि बड़ा बच्चा बैठा है, कि किस उम्र का आदमी है, कॉलेज वाला है कि स्कूल वाला है। आपको सबके काम की बात पता होगी तभी तो आप उससे बात कर पाओगे। आप दुकानदार से खेती की बात करने लग जाओ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड भाई, आपकी बात में नहीं इंटरेस्ट है उसको कोई भी। उसको अपने काम में, आप उसके काम से रिलेटेड कोई बात बताने लगो कि तुम्हारी दुकानदारी ऐसे ऐसे करके खराब हुई है और तुम्हारी दुकानदारी आने वाले टाइम में ऐसे खराब होगी। जब आप उसके काम की बात बताओगे तो कहेगा हाँ भाई बात तो सच्ची है, कैसे करें फिर इसको, कैसे बचे? फिर वो आपसे पूछेगा, फिर वो बताएगा हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आ जाना। जब ट्रेनिंग में आएगा तो हम बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं है कि दुकानदार हो तो सिर्फ दुकानदार की सोच करोगे, खेती वाले की भी सोचनी पड़ेगी तुमको। खेती वाला तुम्हें बचाएगा, तुम खेती वाले को बचाओगे। नौकरी वाला तुम्हारी बात करेगा, तुम नौकरी वाले को बचाओगे। बेसिकली हम समाज के तबके एक दूसरे से सारे इंटरकनेक्टेड है, तो हमको एक दूसरे की सबकी बात करनी पड़ेगी। तो उसे ट्रेनिंग में आगे पता चलेगा, जब लोगों से मिलेगा वो, तब वो अपने उस दायरे से बाहर निकल पाएगा कि मेरे पास तो समय नहीं है। ये दायरा, ये लाइन, ये बहाना, ये प्योर बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है। अगर समय नहीं है तो मतलब आदमी, आपने इतनी जिंदगी में किया क्या है अगर आपके पास समय नहीं है? मतलब आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि आपकी जिंदगी 30-40 साल की हो गई है तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप थोड़ा समय निकाल के जा सके। और समय जिसके पास नहीं है वो तो बहुत गरीब आदमी है। और आपको अमीर होना है, आप पैसे से अमीर होना चाहते हो, लेकिन असल में आपके पास समय होगा जब तक आपके पास समय नहीं होगा, या आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना लेते कि आपकी जगह कोई काम कर ले, तो मतलब आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब परिवार में आपने इसका मतलब इतना सामंजस्य नहीं बनाया कि आप घर से 3 दिन के लिए जाने लगो तो परिवार आपको पीछे से दूसरी चीज़ें संभाल सके। या फिर आपने अपने दोस्तों में या कहीं पर ऐसा विश्वास नहीं जताया कि आपके परिवार में, अभी एक दोस्त था वो कहने लगा, एक ट्रेनिंग में था एक मित्र, वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप कहते हो कि ये मोबाइल जो है ना, ये टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, लेकिन मोबाइल अगर नहीं होगा, अभी मेरी माँ घर में है और वो अगर बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देखो अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं अपनी माँ से कैसे कांटेक्ट करता? वो देना गिलास सा, तो वो बोलते कि मैं कैसे कांटेक्ट करता? मैंने बोला भाई एक बात बता, मान लो ये मोबाइल नहीं होता, इस मोबाइल की जगह तुमने अपने गांव में जहां या शहर में जहां भी तुम रहते हो, तुमने अपने 5 इधर वाले पड़ोसियों को भी अपने घर जैसा रखा होता
और 5 इधर वाले पड़ोसियों को भी रखा होता, तो तुम्हारी माँ के पास हर घर में एक बेटा होता कि नहीं होता? बेटा या बेटी होती कि नहीं होती? तो अब तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारी माँ के पास 9 बच्चे और हैं ना। सब लोग 1-1 घंटा भी अगर घर में लगा देंगे तो 9 घंटे तो वैसे तुम्हारी माँ का टाइम पास हो जाएगा। बीमार वाली फीलिंग ही उसको नहीं आएगी। अकेले पड़े रहने में ही तो बीमार की फीलिंग आ रही है ना, है? और वो अकेला पड़ा रहना ये भी समस्या, ऊपर से आपके पास मतलब उस अकेलेपन में कोई उत्साह ना होना, कोई हिम्मत ना होना, ये भी एक बड़ी समस्या। इस सारी समस्याओं में अगर आदमी ही चाहिए उसको केयर करने के लिए, क्या वो आदमी मोबाइल से मिलेगा मां को? हमारे बुजुर्गों को मोबाइल देगा क्या आदमी? मोबाइल नहीं देगा, हमारा व्यवहार देगा, उसमें मोबाइल का कोई रोल नहीं है। तो असल में हमने अपने पूरे व्यवहार को ऐसा बना लिया कि हम अकेले पड़ गए। और ये मोर्चे की जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो यात्रा है, ये बड़ा काम यही कर रही है कि वो आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमको वापस अपने उस दौर में जाना पड़ेगा जहां आपकी माँ में और मेरी माँ में मैं कोई फर्क ना देखूं, आपकी बहन में और मेरी बहन में मैं फर्क ना देखूं। तो फिर माँ के पास भी तो बेटों की कमी नहीं रहेगी ना। अगर हमारे पास माएँ खूब हो जाएं तो माँओं के पास भी तो बेटे खूब हो जाएंगे। और हम इतना इतना भरोसा कर सकें कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर समाज का हमारे बीच का है, वो अगर हमारे घर में आ रहा है तो वो हमें लूटने के लिए नहीं आ रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी है कभी कि जो लूटपाट की घटनाएं हुई, जैसे कोई घर में आया, पहले घर में आके रेकी कर गया और देखा घर में कोई नहीं है, और फिर बाद में घर में से चोरी कर गया, या फिर 2-4 दिन ताले लगे थे, घर में ताला लगा था तो कोई एक दिन रात को चोरी हो गई, या कोई घर की महिलाओं को में चेन तोड़ के भाग गया, या उनको मार के भाग गया सारा सामान लूट करके। आपने नोटिस किया कि ये सारी घटनाएं करने वाला आदमी उस एरिया का नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि अगर मैं यहां हरिद्वार में बैठा हूं और ये हरिद्वार के लोग जो यहां के रहने वाले हैं, इस एरिया के लोग, बहादुराबाद के, ये बहादुराबाद का आदमी बहादुराबाद के आदमी के साथ बहुत कम धोखा करेगा, या उसको लूटपाट या मारने का काम या कत्ल वगैरह का काम वहां का आदमी नहीं करेगा। अगर कोई दूसरे प्रदेश से आकर उस गांव, उस एरिया के अंदर रोजगार ढूंढ रहा है, उसके ऊपर कर्जा आ जाए, उसको उतारने के लिए वो कर सकता है ये काम, या उसको लालच आ जाए कि मुझे जल्दी अमीर बनना है, या उसको पता चल जाए कि यहां पर आसान रास्ता है पैसा कमाने का या इस तरह से लूट करने का, तो ये काम होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ आप। अर्थात जो सिस्टम है, जो समाज है, उसको अगर इसके मूल में कारण पता चल जाए, अपराध के मूल में कारण क्या है, अगर ये पता चल जाए, तो मूल को खत्म करना है ना। अपराध के मूल में कारण है हमारा विस्थापन। अगर एक आदमी को रोटी कमाने के लिए अपनी जड़ें छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, तो एक ना एक दिन या तो वो या उसके परिवार का कोई सदस्य या उसकी अगली पीढ़ी को गलत काम में एंगेज होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जड़ें कट चुकी हैं, उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो पोषण किसी का छीनेगा। नहीं समझे? हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे रहने की व्यवस्था करी है वो इस तरीके से की हुई है कि वहां पर भरपूर पानी और भोजन कम से कम वहां अवेलेबल हो, और जो लोकल व्यवस्था है अपने गांव की वो इस तरह की बनी है कि जो एक दूसरे को पोषित करे, ना कि एक दूसरे को शोषण करे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर गांव में कितने लोगों ने चर्चा की है? मतलब आप देखो जरा, अपराध करने वाले लोग हमेशा दूसरी कॉलोनी, दूसरे शहर, दूसरे इलाके का ही होगा, वो उस इलाके का आदमी नहीं मिलेगा आपको। मतलब किसी दूसरे स्टेट से जाकर अगर किसी को कहीं बसना पड़ रहा है, वो अपराध की मूल में है, वहां का लोकल आदमी नहीं करता ना, या आपने कर देखा कभी? हमेशा। इसीलिए इन लोगों ने, जो विधानसभा लोकसभा में बैठे गुंडे, लुच्चे, गंदे लोग हैं, इन्होंने सबसे गंदा काम क्या किया कि नौकरी लगने वाले आदमी को अपने गांव से और अपने इलाके से दूर कहीं नौकरी के लिए भेजा, यानी ताकि लोग विस्थापन को बुरा ना कहें, ताकि लोग कहें अच्छा है।
मुझे अगर बिजनेस देंगे, मुझे अगर काम देंगे, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मेरी मूल जगह से दूर मिलेगी। ये बड़ा खेल है इनका। आपको वहां पर नहीं मिलेगा, किसी और को वहां पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको वहां काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके गांव में कोई और जगह से काम करने के लिए लोग आएंगे और आपके गांव का आदमी कहीं और काम करने जाएगा। ये कितना अजीब है ना। कॉमन सेंस, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो हो गई है हमारी, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुमसे किया जा रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये किया जा रहा है तंत्र के द्वारा। यानी ये अपराध, ये नशा, ये गंदगी, ये व्यभिचार हमारे समाज को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। और यदि कोई इसे योजनाबद्ध तरीके से परोस रहा है तो इसको योजनाबद्ध तरीके से ही काटना पड़ेगा। फिर इसके लिए आपको बैठ करके टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि काम इंसान के पास समय नहीं है देने के लिए कि वो क्या करे क्या ना करे, तो फिर उसको बदलाव के विषय में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए तो माएँ 3-4 बच्चे पैदा कर रही थी पहले, कि एक बच्चा समाज को समर्पित भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबके इकलौता इकलौता है। अब हमारे जैसे कितने एक माँ बाप होंगे कि एक है, उसी को समाज को सौंप देते हैं, कोई बात नहीं अपना करेगा, समाज के लिए ही करेगा। क्यों समाज के लिए तैयार करना होता है आखिर में उसने। भाई आप जो करते हो, कपड़ा बनाते हो, आप सिलाई का काम करते हो, मजदूरी का काम करते हो, अल्टीमेटली समाज के किसी ना किसी काम आ रहे हो ना। अपने लिए तो आदमी कभी कुछ करता ही नहीं है। उसको अपने लिए जीने के लिए जो मिलता है वो तब मिलता है जब वो किसी और के लिए कुछ करता है। तो उसके अल्टीमेटली उसे, आपके बच्चे के लिए कोई और ही कर रहा है सब कुछ। उसको पढ़ा कोई और रहा है, उसका कपड़ा कोई और बना रहा है, उसके जूते कोई और बना रहा है, उसकी ऐनक कोई और बना रहा है, उसकी किताब कोई और बना रहा है, उसका पेन कोई और बना रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी कोई और। हर आपके बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। खाना कोई और उगा रहा है उसके लिए, आप तो सिर्फ उसको पका के दे रहे हो खाली। आप तो उसको वो कपड़े जो किसी और ने बनाए आप तो पहना के भेज रहे हो बस खाली। आपका रोल इतना है केवल अपने बच्चे के प्रति कि आप अपने बच्चे का लालन पालन प्यार से करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये बात को याद रखें कि परमात्मा ने वो बच्चा आपके घर पैदा किया है, वो आपके जरिए पैदा किया है। वो बच्चा आपकी मलकियत नहीं है, वो आपकी जागीर नहीं है। इतना सा याद रखना होता है। और जैसे ये मालूम पड़े कि वो आपकी जागीर नहीं है तो आपको मालूम पड़ेगा कि फिर हमें फालतू के चक्करों में पड़ना ही क्यों है। बच्चे को अगर समाज के लिए ही तैयार करना है तो समाज में बैठ के डिस्कशन किए बिना आप अपने बच्चे को समाज में स्थापित कैसे कर सकते हो और समाज को कैसे अपने बच्चे के लिए सुरक्षित बना सकते हो? नहीं। और फिर इसीलिए ये बड़ा अच्छे से हमारे जो आश्रम बनाए, उसमें जो वानप्रस्थ आश्रम है, जब 50 साल तक आप अपना गृहस्थी चलाओगे, 25 से 50 के साल में, तो 50 साल के बाद आदमी का रोल ही ये है कि जो तुमने आज तक एक्सपीरियंस लिया, जितना सीखा, अब उसको बांटने का काम है। समाज के दूसरे लोगों को, अगली पीढ़ी को, कहीं पर भी बैठ के बातें करो ताकि समाज को अच्छा बनाया जाए। लेकिन इन्होंने, हरामखोरों ने ऐसा रूल बनाया, ऐसे वो बनाए, मतलब बातें प्रचलित की समाज में कि रिटायरमेंट के बाद तो बस घर बैठ के चाय पीनी है, बस कुर्सी पे बैठ के बातें मारनी है, बकवास करनी है, टीवी देखना है, ये बना दिया। असल में अगर हम लोग निकले रहे होते और समाज में वो रोल अपना अदा किया रहा होता 50 से ऊपर के लोगों ने, तो एक भी चीज़ गलत नहीं होती। जो गलत हो रही होती उसके ऊपर निगरानी होती। 50 से ऊपर का आदमी, आज भी अगर 50 से ऊपर का आदमी प्योर निगरानी पे आ जाए कि जो जो गलत हो रहा है वहीं जाके बैठ जाए, गलत क्यों कर रहा है भाई, इंस्पेक्टर को बोले, नगर पालिका वालों को बोले कि गलत क्यों कर रहे हैं, सही बताओ। और बच्चे पीछे बैक सपोर्ट में खड़े हो कि पिताजी को, ताऊजी को हाथ लगा दिया तो तुमको तो हम नहीं छोड़ेंगे। हो जाएगा कुछ गलत, हम अपना रोल ही अदा नहीं कर रहे। अब जब रिटायरमेंट आ गई है तो तब जाके समाज में सुधार का काम क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन चलो नहीं कर रहे हो तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका रोल है ये, उनका काम है ये। उनको टाइम पास इतना अच्छा मिल जाए गलत के खिलाफ लड़के, ताकि जीवन में जितना सीखा है कि अच्छा क्या है उसके हिसाब से चले। हम तो बहुत पहले रिटायर हो गए, मतलब मैंने अपनी रिटायरमेंट की उम्र 45 रखी थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो अपन काफ़ी पहले हो गए। 45 का तो मैं अब हुआ हूँ, 7 साल पहले हो गया। सारे काम छोड़ गए, इसी काम पर लग गए। अगर गवर्नर बदला है तो क्या हुआ है, वचनखंड बदल सकता है? जैसे 1968 के टाइम में हुआ, क्या कोई गवर्नर दूसरे का वचनखंड बदल सकता है? देखो,
हमने इस पे सवाल पूछा था, अपनी किताब के अंदर इसका विवरण दिया हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी नहीं है कि उनके पास वचनखंड बदलने का अधिकार है कि नहीं। हमने पूछा कि आप वचनखंड किस नियम के तहत बदल सकते हो, कोई नियम होगा ना। तो कहते मांगी गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि किस नियम के तहत तुम कह रहे हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया रुपए से। तो अगर रुपए के पीछे, रुपया छापने के पीछे आपने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, तो गोल्ड स्टैंडर्ड हटाने के पीछे कोई नियम होना चाहिए। भाई हमने इस नियम के तहत हटा दिया, हमारे पास, अच्छा वो नियम हटाने का अधिकार होना चाहिए हटाने वाले को, उसको संविधान या कानून की कोई किताब वो अधिकार दे। पहली बात उस आदमी को वो अधिकार होना चाहिए, दूसरा वो कोई नियम होना चाहिए। अब ये बैठे हुए आरबीआई के लोग कह रहे हैं कि ना तो ऐसे नियम का हमको पता कोई है, ना हमारे पास कोई अधिकार है, ना हमें पता कैसे हटाया। और जो अनर्थ शास्त्री हैं, जो बैठे हुए पढ़े लिखे लोग अपने आप को बोलते हैं, वो केवल ये आपको मतलब आर्ग्यूमेंट देंगे कि ऑर्डर आया था, या अमेरिका में भी हुआ था, या उधर भी हुआ था, सब देशों में हुआ था, पूरी दुनिया। अरे पूरी दुनिया में, वो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बता दिया, पूरी दुनिया की मजबूरी हमारी मजबूरी नहीं है ना। पूरी दुनिया में जो लूट चल रही है हम उसके ठेकेदार नहीं है। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में, वो एक नया आया है प्रोपेगेंडा मीडिया वायरस, HMPV बोल रहे हैं, वो पूरी दुनिया में आया है ना। हम कह रहे हैं हरियाणा में आके दिखाओ, हम कह रहे हैं ले आओ यार वहां पे। आप ला ही नहीं रहे हो, वहां पर सब जगह ला रहे हो आप। मतलब आपने राजस्थान की खबरें छाप दी, छत्तीसगढ़ की छाप दी, आपने हरिद्वार की छाप दी, आपने मतलब उत्तराखंड, UP सब छाप देंगे। हरियाणा में नहीं आ रहा, वो आएगा लेकिन उसका कोई असर नहीं होएगा वहां पे। वो एक दो छापने की कोशिश करेंगे और उनका इलाज बांध देंगे। जहां के लोग जागरूक होंगे वहां पर बिना नियम के वो ऊपर बैठा, जो उधर कुर्सी पर बैठा आदमी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर जहां के लोगों को वो सुला देंगे, या तो उनका खाने में जहर मिला करके, या उनको नशा दे करके, या उनको आपस में लड़वा करके, या फिर उनको टेलीविजन के आगे बिठा करके, या उनको दूसरे प्रोपेगेंडा में घुसा देंगे, वहां वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम है, आपको यहां हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है, और उधर वो कानून बना रहे हैं। कौन से कानून बना रहे हैं? जिनसे आपकी गर्दन दबोची जा रही है, आपकी औलाद को लपेटा जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। आज तक आपने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, 2014 से लेकर आज तक कितने कानून बने हैं। इतना ही ढूंढ लो आप वो कानून क्या बने, और उन कानूनों के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है, जब भी किसी कानून की समीक्षा करो तो सिर्फ ये देखना कि यदि गद्दी पर कोई राक्षस बैठा हो, नरसंहारी बैठा हो, कोई दंगेबाज बैठा हो, कोई तड़ीपार बैठा हो, और उसका इरादा अगर असल में उस चीज का गलत इस्तेमाल करने का हो, तो क्या होगा? आप अपने घर में चाकू क्यों लेकर आते हो? कोई ना कोई इस्तेमाल करने के लिए। आप सब्जी काटने के लिए लाते हो, फल काटने के लिए लाते हो, कुछ और लेकिन आप उसका अच्छा इस्तेमाल करने के लिए लाते हो। बच्चे के हाथ में जब चाकू लग जाता है तो आप भागकर पकड़ते हो, क्योंकि बच्चे को उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। यही डर हमारे को तब आएगा जब वही चाकू किसी गुंडे के हाथ में हो, और वो सामने खड़ा हो और हमें कह रहा हो निकालो जेब में जो कुछ भी है। वही डर होगा ना। जो बच्चे के हाथ में जाने पर चाकू आएगा, चाकू जाने पर जो फीलिंग आएगी, वही फील आपको तब आएगा जब कोई गुंडा सामने खड़ा, उसी चाकू को लेके खड़ा है। यानी चाकू का इस्तेमाल, चाकू अच्छा या बुरा नहीं है, कानून अच्छा या बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कौन कैसे कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो इस्तेमाल कर रहा है वो अगर गलत आदमी हुआ तो क्या? ये सवाल प्रोफेसर केन्स, जिसकी रिकमेंडेशन थी आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई को लाने की और आरबीआई के नोट छापने की, उसकी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब चर्चा होती है, वहां पर जब बहस होती है, उस बहस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही डर व्यक्त करते हैं कि अगर सत्ता ने मनमाने तरीके से नोट छापने चालू कर दिए, तो अगर सत्ता ने अमीरों को ही नोट छाप कर देना चालू कर दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी को खरीदना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज आपको लग रहा है कि आपके प्लॉट की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपया है, मकान की कीमत, तो अगर उद्योगपतियों को छाप करके दे रखा होगा तो वो एक्वायर करके आपको 2-2 करोड़ देने में क्या दिक्कत है उनको?
अगर वो बिना मतलब बिना नियम का रुपया छाप रखा है और उनके खाते में डिजिट है, वो आपके खाते में 2 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे, 4 करोड़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप 4 करोड़ लेकर वहां से बाहर जाओगे, आप कहोगे कि सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स उठ गया, फलाना गिर गया, इतनी महंगाई आ गई। अब उस 4 करोड़ रुपए में उतना भी सामान नहीं आता जो पहले 50 लाख में आ जाता था। अब उतना भी मकान नहीं आएगा जितना था, प्लॉट भी नहीं आएगा। अब जितने रुपए में आपने मकान बेच दिया उतने में प्लॉट भी नहीं आ रहा, पता चलेगा 2 महीने बाद। उसी मकान बेच करके फुल कीमत में, पूरा जो उस टाइम का रेट है, मकान बेच करके आप 2 महीना वो रुपया जेब में रख के देख लो, उसी इलाके में दोबारा लेकर दिखा दो, उस रुपए से ले दो कोई। क्योंकि वो मकान कोई एक्सटेंड थोड़ी हुआ है, रबड़ थोड़ी है कि उसका रेट बढ़ जाएगा। वो बच्चे पैदा थोड़ी कर रहा है, भैंस है यार, बड़ी हो गई है अभी, मतलब वो अभी जब तक ब्याई नहीं है तब तक उसकी कीमत आप 1,40,000 मान रहे हो। ब्याने के बाद वो दूध भी दे रही है और उसका बच्चा भी आ गया है, कटड़ी या कटड़ा भी आ गया है, या गाय है, जो भी है, आपके पास कोई पशुधन है, जब तक वो ब्याई नहीं है तब तक उसकी वैल्यू कुछ और है। ब्याने के बाद उसकी वैल्यू है, क्योंकि ब्याने के बाद वो दूध भी दे, उत्पादन हो रहा है भाई, नया एक जानवर आया है, उसकी तो वैल्यू बढ़ना हमारे को जायज लगता है। मकान की वैल्यू बढ़ रही है, प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है, जमीन की वैल्यू, ये क्या, ये समझ ही नहीं आ रहा है तो हमको, ये गलत है। हम कौन होते हैं धरती माता को खरीदने और बेचने वाले भाई? मतलब तुम यहां से खा रहे हो, यहीं से सब कुछ ले रहे हो, तुम इसी को बेच रहे हो, है कि नहीं? इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमको धरती को माता बोला था ना, कि धरती माता को बेचना नहीं है, माता है ये, मां को नहीं बेचा करते। लेकिन हमने बेचने को ही धंधा बना लिया, बड़ा हमारा, हमने सबसे बड़ा बिजनेस ही धरती बेचना बना लिया। समझ रहे आप बात को? हमारी पूरी थॉट प्रोसेस को बदल रहे हैं ये लोग कि हमारी तरह सोचो तुम। और हमारे बुजुर्गों ने यही सोच करके अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाए थे, उनको सोच करके देखो कि भाई अपना ये, हमारा ये मूल कर्तव्य है कि जब चीजें समझ में आ जाएं तो जिनको समझ नहीं आई है उनको जाकर के बताओ, उनको समझाओ कि भाई ये गलत हो रहा है। भले ही वो ना समझे, देखो उनके समझ में आना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारा समझाना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ना। हमारा यहां आकर के आपसे वार्ता करना इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही था, वो हो गई। अब मेरा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। अब आपका अधिकार क्षेत्र आता है कि आप इससे क्या ग्रहण करोगे, आप इसके ऊपर कितनी अपनी रिसर्च करोगे, आप इसके ऊपर किस किस को समझाओगे, आप इसको आगे बढ़कर क्या करोगे, ये अब आपका काम है, मेरा नहीं है ये। तो इसलिए मैं इस पर कोई सलाह नहीं दूंगा। अपने मोर्चे में यह सलाह नहीं दी जाती कि आपको क्या करना है, आपको पहले ग्रहण करना है। देखो जो ग्रहण करोगे वही बाहर निकलेगा। ढेर सारे सवाल आएंगे, सवालों के जवाब ढूंढते जाओ। जब तक सवाल अपने आप उठ रहे हैं तब तक उनके जवाब ढूंढने की ललक बनाए रखो। जब सवाल खत्म हो जाए, अब पता चल गया, फिर जब निकलोगे फिर नए सवाल आएंगे, फिर नए जवाब आएंगे, फिर नए सवाल और नए जवाब, और इस तरह से आपके अंदर एक अलग तरह का, एक तरह से मैं ये कहूंगा दिव्य प्रकाश आना शुरू होगा। क्योंकि तब आपने वो जो ज्ञान अर्जन किया है वो अपने लिए नहीं किया है, वो आप दूसरों को देने के लिए कर रहे हो। और ये जैसे नदी में होता है ना, मतलब क्या होता है कि नदी जब किसी खेत को सींचना होता है तो नदी से पानी जब खेत को चला जाता है तो वापस खेत से मांगती नहीं है वो, जब नदी में पानी नहीं होता है वो दे दिया, और नदी को पानी पीछे से आता है पहाड़ से। वैसे ही समझ का झगड़ा है। आप एक बार चालू तो करो, आप एक बार समाज को बताने के उद्देश्य से चीजों को समझना शुरू तो करो, देखना फिर अपने आप आएगा। हम आपको अभी डर लग रहा है, पता नहीं समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे। अरे जिस आदमी ने 3 दिन की ट्रेनिंग लगा ली ना जनता सरकार मोर्चा की, जाकर गांव में बात करोगे ना, अपना यहां जिसको सबसे कम समझ में आया है ना, सबसे कम समझ में आया है, गांव में सबसे इंटेलिजेंट आदमी से ज्यादा पता लग गया इन 3 दिनों में। नहीं लग गया क्या? उन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। मतलब आप बात करने लगोगे, वो लगा यार ये खोपड़ी में इतना सामान आता कहां से, तुम वो आप ही को पूछ लेगा कि इतनी सारी बातें कहां से लेके आए हो तुम। ये अभी बैंक वालों से जब अपने वाला मोर्चे के साथी जब बात करते हैं ना, तो वो बैंक वाले ऐसे खुजाते हुए पूछते तुमको पढ़ाता कौन है? ये अपने आप ही पढ़े लिखे, अपने आप ही पढ़े हुए लोग हैं, ये उनको कोई नहीं पढ़ाता। ये तो था ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है उनके, कहीं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कहां से लाए तुम? मतलब वो सबसे पहले यही लाते हैं कि तुम ये बातें कहां से लाए, तुम्हारी बातें एकदम सही हैं। वो जो जज, जो बुलंदशहर की जज है, जिन्होंने वो हमारे 4 केस एक्सेप्ट किए हैं, वो बुलंदशहर की जज ने अपने साथियों को बुलाया अलग से चैम्बर में बुला करके बोला कि ये कहाँ से लाए आप? उन्होंने बोला जी ये किताब है।
उन्होंने किताब को वहीं पढ़ करके देखा, बोला 100% सही लिखा है, मैं इस किताब को रख लेती हूँ। उस किताब को उन्होंने डिस्कस किया अपने जिला जज से, सेशन जज से, दूसरे जजेस से बात की। उन्होंने सबने ये कहा, और हाईकोर्ट के जज से भी बात की, उन्होंने कहा जो ये किताब कह रही है वो 100% नहीं 200% सच है, पर हमको छुपाया गया हमसे। उन्होंने अलग से बुला करके मीटिंग करी कि हमको ये कौन है, ये घनश्याम वर्मा, ये बल्हारा, इनसे बात करनी है, इनको मिलाओ, इनसे मिलाओ हमारे को, तो इस पे क्या कर सकते हैं हम, बताओ समाज को, देश को कैसे बचा सकते हैं। मतलब कोई जज ऐसा निकला है कोई जिसको बात सही लगी और उसने उसके ऊपर संज्ञान लिया, वरना कितने लोगों के पास हम लोग गए। तो कोशिश करते रहने से, देखो ना 3 साल लगातार कोशिश, अरे उधर डालो उधर डालो उधर डालो, कोई किसी तरह कोशिश कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं FIR भी होएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब प्रयास करते रहना इंपॉर्टेंट है। वो आप जरूरी थोड़ी कि आपके पहले प्रयास से सब हल हो जाएगा। मैं ये भी कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सबका मकान बचा पाएंगे, सबकी गाड़ी बचा पाएंगे, पर हमें इस बात की संतुष्टि है कि 10 में से 9 की तो पक्का बच रही है। अभी तक किसी की गई नहीं है, अभी तक मकान किसी का गया नहीं है। आज तक एक भी आदमी का जो अपने संपर्क में आया, उनका अगर उन्होंने ताला लगा भी दिया, हमने ताला तोड़ा, 1 दिन की जेल गए और जमानत करवा ली। मकान तो अपने में बैठे हुए हैं, 1.5 साल से 2-2 साल से बैठे हैं अपने मकान के अंदर। मतलब वो मकान का जिसका डर था, कोई आदमी था सुसाइड करने जा रहा था, उन्होंने बल्हारा की कोई वीडियो सुन ली, बोले जी वीडियो सुनते ही हिम्मत आ गई, मरने का जी नहीं करता, अब तो कहते मार के मरेंगे, बस आ गई, बा काम हो गया अपना। बताओ है? हाँ, मतलब वो हिम्मत जो आना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई आपको सक्षम बनाना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको मतलब ये कहना कि हम आपको पूर्ण समाधान देंगे। हम पूर्ण समाधान नहीं है, हम समाधान का एक हिस्सा है। मान लो 100 जगह प्रॉब्लम्स हैं, तो 100 जगह हमें 100 समाधान चाहिएंगे ना, उसमें से एक समाधान का हिस्सा मैं हूं, तो एक समाधान का हिस्सा आप में से किसी को बनना पड़ेगा, और एक में से और जो नहीं मिल रहा है उसको ढूंढ रहे हैं। ये जो भटकन चल रहा है, ये जो पूरे देश में भ्रमण चल रहा है, ये भटकना सिर्फ उन समाधानों को ढूंढना है कि कहीं कोई समाधान हमें मिल जाए उस प्रॉब्लम का, कहीं कोई जिम्मेदारी लेने वाला मिल जाए उस प्रॉब्लम के लिए, कोई इस काम के लिए जिम्मेदारी लेने वाला मिल जाए, कोई इस काम के लिए मिल जाए। इट्स नॉट कि हम करेंगे, वो करेगा तो वो करवाएगा तो परमात्मा, लेकिन हम तो करने में निमित्त मात्र, हमारा तो जो रोल है वो तो हम ईमानदारी से करें। तो कोई आदमी अगर इस कहता है कि मैं इसमें कुछ समाधान का हिस्सा बनना चाहता हूं, एक हिस्से का 10वां हिस्सा, एक हिस्से का 1000वां हिस्सा, कोई भी अपना रोल अदा करना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढना हमारा काम है। हम वो ढूंढ रहे हैं। वो जो 200 लोगों की टीम तैयार करने का है, वो भी इसीलिए है कि पहले वो 200 लोग जो कम्युनिकेट करें आपसे। अब हमारे पास इतने लोग तैयार हो गए हैं कि आपको अब सवाल, अब मैंने रविंदर भाई से कहा कि मैं कहा यार ये सवालों का जवाब तुम दे दो ना, तुमको सारा तो पता है। बोला नहीं आप ही दो। अभी वो लगा के निकल गया चुपचाप कि ये नहीं तो बोलेगा कि तुम ही दो, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट क्या है, अब वो सारे समाधान दे सकते हैं। तो ये समाधान देने वाले और आपके सवालों के जवाब देने वाले अगर 200 गुना हो जाए तो हमारी स्पीड 200 गुना हो जाएगी ना। वो 200 लोग तैयार कर देंगे और 200 को, तो 400 गुना हो जाएगी, और ये एकदम एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ेगा। हमें पूरा यकीन है, एकदम इसमें सैलाब आएगा। बट जब तक वो सही लोग नहीं मिलेंगे तब तक हमारे को, मुझे लगता है अगले स्टेप पे जाने का कोई लॉजिक नहीं था। और अब चूंकि जनता सरकार मोर्चा को 23 तारीख को हमारे पूरे, मतलब 24 तारीख को अपने पूरे 3 साल हो रहे हैं, और आप में से कोई दुकानदार हो, आपके बुजुर्ग दुकानदार रहे हों, तो वो यही कहते हैं कि कोई भी दुकान अगर आपने चालू करी है, कोई भी व्यवसाय चालू किया है, कोई भी आंदोलन या कोई भी काम चालू किया है, तो 3 साल आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। भाई हमने 3 साल इसमें लिटरली अपना सब कुछ दांव पे लगा करके झोंक दिया। तो अब जो है ये 3 साल पूरे होने को हैं। वो दुकानदार वो कहते हैं कि 3 साल इन्वेस्ट करना है, फिर पूरी जिंदगी निकालना है। तो अब निकालने का टाइम आ गया हमारा, तो है कि नहीं। हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको अपने 3 साल इन्वेस्ट करने हैं। जो आदमी अपने जीवन के 3 साल इन्वेस्ट कर देगा, वो 3 साल बाद निकालना चालू कर लो। हर आदमी अपने 3 साल लगाओ, आदमी कमाओ, लोग कमाओ, हिम्मत कमाओ, मेहनत कमाओ, और उसके बाद उससे निकालना चालू कर दो। मैंने आदमी कमा लिए इतने,
कि अब मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब मैं किसी को भी, अभी मेरी धर्मपत्नी है वो बोलती रहती है कि, पहले बोलती थी अब तो नहीं बोलती, पहले बोलती थी वो मकान वकान का, तो मैंने तो डिसाइड कर रखा था मैं तो मकान बनाऊंगा नहीं, मैंने तो प्रण लिया हुआ है कि मैं तो आखिरी दम तक अपना मकान बनाऊंगा नहीं, तो मकान नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाएंगे? मैं कहा देखो, एक आदमी अगर एक जगह से दूसरी जगह, मान लो उसके पास एक जगह पर प्रॉपर्टी है, मकान है रहने के लिए, वो एक प्लॉट और ले लेता है या एक मकान और ले लेता है या एक फ्लैट और ले लेता है, वो दूसरा फ्लैट हराम का है। क्योंकि इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जिस आदमी को जरूरत नहीं है वो जरूरत से ज्यादा लेके बैठा हुआ है। तो मेरे पिताजी ने एक मकान बनाया हुआ है गांव में, हमारे पास कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो नियम है, हम तो बड़ा साफ साफ बोलते हैं कि बेवकूफ आदमी शहर में मकान बनाता है और समझदार आदमी उसमें किराए पे रहता है। ठीक है, तो हम तो किराए पे रहते हैं। मैं जिस मकान में रहता हूं उस मकान की कीमत 2.5-3 करोड़ रुपया है, और मैं 50,000 रुपये किराए में रह लेता हूँ, 2.5-3 करोड़ रुपए, और वो फ्लैट है। मैं क्यों फालतू के चक्करों में पड़ूं? और सबसे पॉश इलाके में रहता हूं, है तो वो उसका अगर मैं बैंक का ही ब्याज लगाऊं, अगर बैंक का ही ब्याज, और 1 रुपया सैकड़ा पे भी अगर ब्याज लगाते हैं 2 करोड़ रुपए का, तो उसकी इंस्टॉलमेंट अगर लगाएं तो 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है। सारी जिंदगी इसी काम पे लगे रहो, बिना मतलब कमाते रहो, कंपनियों को पूछते रहो, बाद में कंपनी कहेगी ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हवा में था, तो तुम जाओ अपना घर, तुम्हारा हो गया 50 साल पूरा या 30 साल पूरा। तो वो मकान नहीं बनाएंगे। तो बोले कि कहाँ रहेंगे? मैंने कहा देखो, बीमार हो गए तो इतने लोग कमा रखे हैं कि कोई ना कोई आता रहेगा मिलने के लिए, है ना कि नहीं भाई? हम कह देंगे सारे इकट्ठे मत आना, प्लान करके आओ कि आज 2 लोग जाएंगे, आज 3 लोग जाएंगे, आज 4 लोग जाएंगे, तो सारी जिंदगी कट जाएगी। मान लो स्वस्थ रहेंगे तो हमें जागरण का काम करना है, हमने इतने लोग कमा रखे। मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि मेरे फोन में जिनको मैं पर्सनली जानता हूं लगभग 24-1 हज़ार लोग हैं पूरे उसमें देश में, जिनको पर्सनली मैं जानता हूं। तो मान लो मैं एक को फोन करूंगा, पहले बंदे को लिस्ट बना करके, मैप बना करके, पूरे भारत का नक्शा बना के, रूट बना लूं कि इसका घर यहां पर है, उसको फोन करता हूं, क्या वो मुझे 2 दिन रहने नहीं देगा? नहीं देगा क्या? मैं जाऊंगा, लोगों से मुलाकात भी होगी, उसके घर में रहूंगा, बना के खिलाएगा, कपड़े फटे होंगे तो नए कपड़े देगा, गाड़ी में तेल नहीं होगा तो तेल भी डलवा के देगा, होगा कि नहीं? है कि नहीं? जाते हुए सब कुछ देगा, रास्ते का खाना भी पैक करके देगा, कुछ करना नहीं, सिर्फ समाज के लिए अपनी बात करनी है। 2 दिन वहां कट गए। एक दिन भी अगर कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेशन किया था कि अगर जितने लोगों को आज जानते हैं और आज चलते हैं और करके वापस आते हैं, 125 साल बाद हमारे पहले वाले का नंबर आएगा दोबारा। और यह इतनी उम्र का काम हमने कर दिया ऑलरेडी, तो अब हमारे को अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भ्रम है ना कि हमको सेटल होना है। यहां पे एक गिलास के अंदर पानी रख दो आप, सेटल करके, सड़ांध मारने लग जाएगा थोड़े दिनों के बाद। खड़ा पानी भी सड़ांध मारने लग जाता है। खड़ी हुई कोई भी चीज है, जिंदगी सुबह वैसे ही उठो, वैसे ही जाओ, वैसे ही आओ, वैसे ही जाओ, वैसे ही आओ, सैटरडे को वही काम, उसी जगह, फिर वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही मतलब वही बातें, सेम। आप बात करो, चाय पे दोस्त आते हैं, सेम टाइप की बातें होती है, सेम टाइप की चुगली होती है, सेम टाइप की वाहियात पना रहता है, सारा दिन नेगेटिविटी रहती है जब आप समाज के लिए काम नहीं करते। जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता है। ऐसी जिंदगी सड़ांध मारने लगी जाएगी थोड़े दिनों के बाद। मतलब वो, उससे बचने का तरीका क्या है? आपको कुछ ना कुछ नया करना है किसी ना किसी के लिए। बस आप शाम को किसी एक आदमी के लिए कुछ नया करो, और वापस जिसके लिए कुछ करो, वापस उम्मीद मत करो कि वो वापस आपके लिए करेगा। जैसे ही आपने ये करना चालू कर दिया, देखना डोपामिन चालू हो जाएगा रिलीज होना। डोपामिन रिलीज होने की आदत पड़ गई तो जिंदगी का मकसद मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा। वही मानव जीवन का असली उद्देश्य है कि उद्देश्य मिल जाए, है। और ये काम अपन मोर्चे के थ्रू करने की कोशिश करें कि जिसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो अपना उद्देश्य उसमें ढूंढ ले कि मैं इसमें अपने लिए तो जो कर रहा हूं। आप जो सामान बेचते हो, जो काम करते हो, उसके लिए तो आपको कस्टमर मिल ही रहे हैं ना। यहां अब जो भी काम करते हो, मैं ये काम करता हूं, तो आपके कितने सारे नए क्लाइंट मिल गए। अब आपको कोई ना कोई तो आपसे अगर आप ईमानदारी से रहोगे, जिंदगी भर का एक परिवार आपको मिल गया।
बेईमानी करोगे तो वो कट भी जाएगा। भाई वहां पे मिला था एक बंदा, बट बात यह है कि आपको मजबूती मिली, आपको हिम्मत मिली। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सोचना है कि यार जितनी मजबूती मिली है उसके बदले में मैं क्या दूं वापस समाज को। कुछ भी दे दो, किसी को भी, इनको मत दो, किसी और को दे दो, थर्ड पर्सन किसी को भी दे दो। आप देखोगे आप रोज मजबूत होते जाओगे ऑटोमेटिकली। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने आप को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। हम खुद को मतलब जहां हम हैं कल हम इससे बेहतर होने चाहिए। बस ये नहीं है कि आपको सबसे बेहतर बनना है, ना आपका किसी से कंपटीशन है, ना आपको किसी से आगे निकलना है, ना आप कहीं पीछे रहने वाले हो, ना आप जल्दी मर गए तो भी कोई नहीं, देर से जियोगे ज्यादा जियोगे तो भी कुछ नहीं है। बस आपको यह देखना है कि आज जो मैं हूं कल मैं इससे बेहतर हूं या इससे कमजोर हूं। बस तो इस पे आपको ये करना है। अब वो कह रहे हैं कि एफडी के पेपर हैं, जिसके नाम है वो नहीं है, बैंक नॉमिनी का नाम नहीं बता रहा, एफडी को कैसे कैश करें। देखो भाई, बैंक वाले अगर आपको नाम नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फरियादी बनकर के जाते हो। फरियादी बनकर जब भी जाओगे सामने वाला अपने आप को भगवान के बराबर रखने की कोशिश करेगा ही। मालिक बन के जाओगे तो सामने वाले की हवा टाइट होएगी। एक बार मालिक बन के जाओ, और ज़्यादा अगर आपको पंगे लेने का शौक है, देखो अगर आप ऐसे ही हाथ जोड़कर ही करवाना चाहते हो तो वो आप देखो कि कैसे करवाना चाहते हो। अदरवाइज 100 रुपये का एक नोट और एक एप्लीकेशन, 100 रुपये का एक नोट और एक एप्लीकेशन लगाओ कि मुझे इस 100 रुपये के नोट के बदले 100 रुपये चाहिए। बैंक मैनेजर स्पेशल फोन करके बुलाएगा आपको। समझ गए ना, क्या चाहिए आपको, इसमें जो लिखा है वो चाहिए, रुपए चाहिए, और थोड़ा अकड़ के बोलना है। वो जो पूरा समझ लेके जाओ आप कि 100 रुपये का नोट है, ये नकली है कि असली, मुझे चेक करना है, इसके पीछे गोल्ड रखा है कि नहीं। वो बोलेंगे गोल्ड तो नहीं रखा है, नहीं रखा है तो बिना मतलब के छापे हुए तो मैं छाप लूं अपने यहाँ, फोटो स्टेट करके देने लग जाऊं तुमको। नकली असली का कैसे पता चलेगा, वहां से छपा है इसलिए सिर्फ असली है। तुम तो बोरों में भर भर के दे दोगे अडानी को, अंबानी को। नियम से सिर्फ इतना छाप सकते हो, और छाप के कहां जाएगा ये कोई नियम होना चाहिए। क्यों जी, बिना नियम तुम छाप रखे है तो मुझे चेक करना है कि मेरा ये 100 रुपया नियम से छपा हुआ है कि बिना नियम से। भेजो ऊपर आरबीआई में, मुझे नहीं पता। और देखना बैंक मैनेजर बोलेगा और कोई तकलीफ हो तो बताओ, कहते एक नॉमिनी पता करना था, अभी बताता हूं, टक 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 करके, ये है नॉमिनी। ये इतने मतलब गर्दन पे पैर रखो ना उनकी, सब उगल देंगे वो। आप उनके आगे जाते हो फरियादी बन करके, आपको लूट रहे हैं वो, आपको बर्बाद कर रहे हैं वो, और हम ही बताओ गरीब बेचारे बने हुए हैं। चोर हैं वो, चोरों के सामने हमारे को मतलब हाथ बांधकर खड़ा नहीं होना है, लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा। हमारा पूरा समाज समूह लोन के दलदल में फंस चुका है, इस जाल से कैसे निकल सकता है, समझ। बस उस समूह लोन में फंसी हुई औरत को मालूम हो कि तुमको फंसाया गया है, उसके आदमी को पता हो कि तुमको नशे की दलदल में धकेला गया है। उसके बाद जब गांव पे बात करने लगोगे, आप एक बात बता दो सिंपल, गांव में हम ऐसी व्यवस्था बना दें जिससे गांव के लोगों की, सभी लोगों की सभी जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाएं। सरकार से हमें अनाज ना लेना पड़े, पेंशन ना लेनी पड़े, भीख ना लेनी पड़े, कोई पैसा और ना लेना पड़े, प्रशासन से हमें कोई काम ना हो। फिर भी आप कहीं कमजोर हो गया किसी से, फिर बैंक वालों को तो लठ मारने में 2 मिनट लगेंगे ना, गांव संगठित हो तो। आप किसी व्यक्ति को अगर इस दलदल से निकालना चाहते हो तो आप बिना मतलब की मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं निकलना चाहता है। वो व्यक्ति आज तो फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ आज आपके साथ साथ घूमेगा, क्योंकि आज उसको मतलब है, उसका मतलब निकलते ही भाग जाएगा वो। जैसे ही आप उसको मुक्त करोगे वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा आपकी तरफ। ये हमें कितना सारा देख चुके हैं, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। और जब लड़ाई की बात हो रही होती है, हम लड़ रहे होते हैं तंत्र से, तुम लोगों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, तुम लोग इनको लूट रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। वो सामने खड़ा हुआ अधिकारी पूछता किन लोग में, कहां गए? वो देखते हैं वो पीछे सेटलमेंट कर रहे हैं बैंक वालों से। वो कहते सेटल हो गया हमारा, तो हमने नहीं लड़ना, अब सेटलमेंट हो गई, अब इतने में बात चल गई, अब इतना तो पैसा मैं पहले ही दे रहा था, पहले नहीं मान रहा था बैंक वाला, तुम्हारा आवेदन लगने के बाद अब बैंक वाले मान गए हैं। कर लो तुम, इससे कर लो भाई,
वो दोबारा किसी मीटिंग में नहीं आए, कभी नहीं आए। अपना काम निकला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनका यह रोल है। तो ऐसे हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम ये कहते हैं इसके लिए सिरदर्दी नहीं लेनी है। मैं आपकी सिरदर्दी नहीं लेने वाला हूं, मुझे बड़ा दुख है कि आपको फंसाया गया है, लेकिन मुझे इस बात में बिल्कुल स्पष्टता है कि मैंने नहीं फंसाया है आपको, आप खुद फंसे हो, आप अपनी नासमझी से फंसे हो, आप ना समझ रहे, आपको किसी ने नहीं पढ़ा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपके फंसने में मेरी गलती नहीं है, निकलने में मेरी जितनी मदद हो पाएगी मैं करूंगा। हम पूरा संगठन, पूरा मोर्चा, हम लोग उतनी मदद करेंगे। परंतु यदि आप केवल अपने लिए सोच रहे हैं निकलने के बाद, मुझे पूरा यकीन है एक बार दलदल से निकलते ही, जाते जाते रास्ते में ही लोन लेके जाओगे घर, फिर चाहिएगा आपको, क्योंकि पता लग गया कि ये तो बैंक वाले तो चोर हैं और ले लेते हैं। ये हमको जो व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था में लोन ना लेने की जरूरत पड़े वो है। क्योंकि शुरू शुरू में सवाल ऐसे बेवकूफाना आते थे, सिबिल तो नहीं खराब हो जाएगा? अच्छा, और लेना चाहते हो? सिबिल की तो चिंता तभी है ना तुमको जब तुम्हें और लेने की चिंता पड़ी है। ये सवाल आएगा कहां से? सिबिल का क्या रोल है भाई? तुमको इससे मुक्त, तुमको इस जाल से निकलना है भाई, सिबिल का क्या चक्कर है? तुम दोबारा लेना चाह रहे हो, इसका मतलब पंगा ये है। ठीक बात, कोई बात, ले लेना, हम क्या। वो कह रहे हैं कि मैं परमानेंट जेएसएम से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन घर चलाने के लिए लोन पर एक ट्रैक्टर लेना चाहता हूं अपने भाई के लिए, ले सकता हूं क्या बिना ईएमआई भरे? और अगर हो तो किस्त में जेएसएम में जमा करा दूंगा। ट्रैक्टर नहीं लाऊंगा तो मैं परमानेंट में रहूंगा, लेकिन बैंक जेएसएम की किस्त नहीं भरूंगा, लूं कि नहीं लूं? देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो लोन लेना, किस्त ना भरना, ये घर चलाने के लिए मत लेना, या लालच में आकर मत लेना, या बैंक को लूटने के उद्देश्य से नहीं लेना। आपको बैंक से फाइट करके देखना है, लड़ाई करके देखनी है, चेक करना है कि मेरे इस बात में या अपनी इस बात में, अपने इस लड़ाई में, संघर्ष में मैं कितना लड़ सकता हूं, तब करके लेना। आपको फाइट करने के लिए लेना है। मतलब ये जो काम है ये आप ट्राई करके ले लेने के लिए ले लो, उसमें बात तो एक ही है ना। मैं तो कह रहा हूं ले लो, अगर इसको सीधी भाषा में बोला जाता है ऐसा कह रहा हूं कि ले लेना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपको उससे घर चलाना है। क्योंकि अगर वो फाइट में हमें कुछ हो गया, जिसने ये लिया था उसको कुछ हो गया, तो उसकी भरपाई कोई और नहीं कर पाएगा ना। हम लड़ाई लड़ने के लिए लिया था और कुछ हो गया, लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे ना। लड़ाई में तो हानि ही होनी होती है भाई, लड़ाई में लाभ तो किसी का होता ही नहीं है। फाइट के लिए लोगे तो वो सारी हानि चलेगी, मजे के लिए लोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। उसको लालच में लोगे तो लालच नुकसान करता है, क्योंकि लालची आदमी दबा हुआ होता है। फाइटर आदमी लड़ने के लिए, वो आंख में आंख डाल के बोलेगा, लालची दबा के बोलेगा मैंने ये लिया ही इसलिए है कि तुम लोगों की चोरी निकालूं, ऐसा बोलने के लिए होना चाहिए अंदर ना, अंदर से फील होना चाहिए कि मैं तुम्हारी चोरी निकालना चाहता हूं, तो वैसे करके लो। मतलब पर्पस हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि हम बैंक वालों को उनकी औकात याद दिलाना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, नुकसान भी हो जाएगा तो चलेगा, ये अंदर से फीलिंग होना। नुकसान का डर है फिर नहीं मत लेना, ये मान के चलो नुकसान होगा, हो जाए फायदा बढ़िया बात है। देखो अभी तक हम चले थे ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले दिन वर्मा जी ने जब हम सबके सामने ये कॉन्सेप्ट रखा, सबके दिमाग में एक सवाल था। पहले दिन की बात बता रहा हूं, ये बात है 18 सितंबर 2022, ठीक है। तो जी जब पहली बार सबके सामने ये मुद्दा रखा, सबके दिमाग में एक सवाल था, ऐसे थोड़ी होता है यार, ये थोड़ी हो सकता है, इतने दिनों से तो चला रहे हैं ये नोट, यही तो चलते हैं, इसी से तो पैसा खरीद रहे, क्या है ये? खूब सवाल जवाब हुए, खूब सवाल जवाब, उन्होंने जवाब दिया बड़ी चैन से, सबसे दिया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। बैठे, मैं वर्मा जी बैठे, हमने बैठा, मैं कहा इनको यकीन कैसे दिलाएं कि हम ठीक कह रहे हैं,
किसी को भी यकीन नहीं है टीम में से, किसी को भी, मतलब नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। रविंदर था ना उसमें पहले वाली में, यकीन तो होया था? अगर नहीं भाई नहीं होया था, किसी को भी नहीं हुआ। हम बैठे, वर्मा जी से बातचीत की, हमने कहा कि क्या करें। वर्मा जी बोले इसका एक इलाज है, जो बंदा फंसा हुआ है, थोड़ा और ऊपर उठा देना, जो बंदा फंसा हुआ है ना, कोई ऐसा है जिसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, डीआरटी के भी बंद हो लिए, सारा कुछ हो लिया, ऐसे केसेस लेकर आओ। तो अपनी टीम के एक साथी ने कहा कि मेरे पास मेरा है केसीसी का लोन और इतना ये सब कुछ, तो मैं अपना आवेदन लगा के देखता हूं, मेरा जुगाड़ भी नहीं है देने का, हम टेस्टिंग करके देखते हैं। वो लगा दिया जी। बैंक वाले जो घर तक आ जाते थे, जिन्होंने जीना मुश्किल कर रखा था, वो आवेदन लगने के बाद आज तक उस बंदे के पास फोन नहीं आया बैंक वालों का। शुरू शुरू में आए, लेकिन अब नहीं आता है। उसने हमको अगली मीटिंग में, हमारी मीटिंग में, उस साथी ने अपने टीम में था, उसने खड़ा होकर कहा यह बात 100% प्रमाणित है, बैंक वालों की हवा निकली हुई है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पहली उसकी बात कर रहा हूं। सभी को फिर थोड़ी और हिम्मत हुई, हमें भी लगा कि यार और ट्राई मारते हैं। फिर हम लगे कर्जे वाले आदमी ढूंढो, कर्जे वाले आदमी ढूंढो। पहले हम कर्जे वालों को ढूंढ रहे थे, अब कर्जे वाले हमको ढूंढते फिरते हैं हैं? तो वो सच धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को। अब जब आज मैं ये कहूं, उस टाइम की अगर मैं सिचुएशन कहूं, तो सबने हमें ये कहा था ये मुद्दा छोड़ दो। फिर ये कहा जब लोग आने लगे कि ये मुद्दा बहुत चलेगा, मैंने कहा इसमें लालची लोग बहुत फंसेंगे। लोग आवेदन लगाएंगे, लोग कॉपी कर करके पेस्ट करके आवेदन लगा करके भेजेंगे, हमारे नाम पर ठगियां होंगी। हुई, खूब हुई। एक बंदे ने तो हमारे साथ वीडियो बना के, हमारे साथ फोटो खिंचवा के, वो फोटो दिखा दिखा के कि मैं बलारा का खास आदमी हूं। मैं तो उसके लिए तब भी बोला था जब वो जेल में गया था मास्क वाले मसले पर। वो फोटो दिखा के मुंबई के अंदर एक आदमी से उसके मकान का ताला तोड़वाने के 10 लाख रुपया ले लिया। मकान अच्छा खासा था, लोन अच्छा भारी था, लेकिन 10 लाख रुपए ले गया। हम यार, हमने तो कभी जिंदगी में 10 लाख रुपए इस चीज के लिए भी नहीं। हम तो क्या, जितना होता है उस लोन के हिसाब से उसको बोलते हैं कि सहयोग राशि इतनी कर दो, बाकी का अपने पास से जमा अपने दोस्तों में और अपने इन खर्चों में लगा देना। तो कितना, मतलब अब लोगों ने फिर फायदे उठाए, तो हमको ये मालूम भी था। बाद में चीजें ठीक होने लगी, लोगों ने समझना शुरू किया। अब लोग समझ गए हैं कि एक प्रोसेस है ऑनलाइन नंबर वाली, वहीं से जो आएगा आवेदन, जो नंबर आपको एक आईडी मिलेगी उसके हिसाब से ही चलेगा, वो बना दिया हमने। बट मेरा कहने का इस पूरी बातचीत से मतलब ये था कि आपको शुरू में कोई यकीन करे ना करे, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो फाइट जो है वो वर्थ फाइटिंग है। एजुकेशन की फाइनल ट्रेनिंग कब होगी, कहाँ होगी? एजुकेशन की ट्रेनिंग या तो जनवरी के आखिरी वीक में या फरवरी के पहले वीक में हम करने की प्लान कर रहे हैं, और शिमला में करने का प्लान कर रहे हैं। तो कब होगी ये बता देंगे आपको एग्जैक्ट, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। जिन लोगों ने भी मुझे मेल में अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है उनके पास कॉल आएगी। नेक्स्ट है कि दुकान वालों ने के जो पुलिस नगर निगम के प्राइवेट वर्दी में लोग हैं वो 3000 5000 के चालान करके रुपए मांगते हैं सामान फुटपाथ पर रखने के नाम पर। सामान उठाकर ले जाते हैं और विरोध करने पर सड़क के विस्तार के लिए, ये सब चीज़ें हैं। दुकान पर जो फुटपाथ पर धमका के, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 है वही जो हमने मास्क वाले मसले पर किया था। मास्क वाले मसले पर वीडियो वायरल हुई, मैं जेल चला गया, जेल से बाहर आया, बाहर आने के बाद फिर समाज में घूमा। तो 1 हफ्ता घूमने के बाद मैं 1 दिन के लिए वापस गया था कुछ सामान लेने के लिए घर पे। तो जब मैं गया तो सुबह सुबह पहुंचा 5-6 बजे, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाल कटवा के आता हूँ। तो मैं नाई के पास पहुंचा 9-10 बजे के करीब। वहाँ जब मैं नाई के पास खड़ा था तो सब मेरे को नाई ने बोला, मेरे ने जिससे मैं बाल कटवाता हूँ, उसने बोला कि डॉक्टर साहब
मास्क लगा लो फटाफट। मैं कहा क्या हुआ? वो आगे मास्क वाले, वहाँ कहाँ है? फिर वो खड़े सामने। तो मार्केट में इतनी दूरी थी जितनी वो दीवार है, तो वो चालान काटने के लिए पर्ची भर रहे थे, मतलब ऐसे पर्ची भर रहे थे। तो मैंने दरवाजा खोला नाई का, मैंने कहा रुको 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 रुको, अभी पर्ची मत भरो, रुको मैं आ रहा हूँ, मैं दूंगा पैसे। मैं पहुंचा वहां, मैं कहा हाँ किस चीज का चालान काट रहे हो? अब मैंने मास्क नहीं, तो मैं आपने मास्क नहीं लगाया। मगर मैं तुम्हारा लगवाऊंगा मास्क, मैं तुम्हारा भी उतरवाऊंगा। मैंने ऐसे करके बोला जब, तो उनमें से एक जना उसको रोक के बोलता है सर 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 सर, मगर ये वही है वो 39 वाले, 39 थाने वाले हैं, डॉक्टर साहब है ये हो। मगर आज मैं बताता हूं तुम लोगों को, भाई साहब आप यकीन करेंगे, वो उसी टाइम वहीं से वापस मुड़ गए सारे के सारे और गाड़ी में बैठ के निकल गए। मैं उनको आवाज लगाऊंगा ले जाओ पैसे तो ले जाओ, कोई नहीं रुका। फिर मैंने वहां जो जितने दुकानदार खड़े थे वो तमाशा देखने, क्योंकि तमाशा हुआ, मैं चिल्लाया था जोर से, तो सब दुकानों से बाहर आ गए थे। मैंने वहां खड़ा होकर, तुम लोगों की नपुंसकता की वजह से ऐसे हरामी लोग तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। मैंने कहा, मैंने पूरा लताड़ा उनको। मैं कहा तुम्हारा जो मंडी का प्रधान है, जो तुम्हारा मार्केट कमेटी का प्रधान है, वो उसी सरकार का होगा जिसका मेयर होगा शहर में, या जिसका एमएलए होगा, या जिसकी सरकार होगी, जिसकी वजह से वो तुम्हारी आवाज कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे सरकार का पिट्ठू बनना है। तो तुम्हारा अगर प्रधान तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा है, तो सारे जने पैसे इकट्ठे करके दो, मेरे को प्रधान बनाओ, मैं इन हरामियों की देता हूं। तुम कौन लगा देगा यहां, तुम्हारे को कौन रोक देगा अपने ये सामान रखने से? मैं बताता हूं तुमको, तुम्हारा सामान उठा के दिखा दे। उसके बाद से वहां उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत सी आई, उन्होंने बोला फिर हम एक मीटिंग कराते हैं। उन्होंने फिर मेरी मीटिंग कराई, मैंने उनको बोला, मैंने उनको बताया कि वो नहीं उठाएगा आवाज तुम्हारी, कोई और नहीं उठाएगा, ये तुमको उठानी पड़ेगी। प्रधान इस्तीफा कराओ, हम नई यूनियन बना के अपना प्रधान बना लो। वो एक ही आदमी को निकालना है ना बस, खाली जो उसके समर्थन के उसको निकाल दो, दूसरे वाले बना लो। तो फिर वो बात उनको समझ में आई। एक तो ये है कि आप उन लोगों को जागृत करके वो लोग खुद अपनी आवाज उठाने लग जाएं और बोले कि कौन लोग हैं ये जो आते हैं, इनको क्या अथॉरिटी मिली हुई है। आप उन्हीं से पूछ लो, आरटीआई डाल के पूछ लो म्युनिसिपल कमेटी में कि ये जो आते हैं शादी वर्दी में, ये इनको क्या अथॉरिटी है और संविधान में इनको अथॉरिटी किसने दिया, इतना पूछ लो बस, खाली उतने में ही वो आना बंद हो जाएंगे। वो हम इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे दोबारा आए तो। दूसरा नंबर, संविधान के कानून के तहत उनको मिलना चाहिए ना जो भी आदेश है, ठीक है, समझ गए। दूसरा नंबर, एक तो ये तरीका है। दूसरा, जिसके घर में वो चिट्ठी डाल गए हैं, मान लो चालान आ गया है 2000 का, 3000 का, 5000 का चालान आ गया है, अब अपने पास आवेदन है, आवेदन पूरे आवेदन की भी जरूरत नहीं है, अपने मेरी वो किताब, अपनी वो ये किताब है, इसमें से देख लेना, या फिर मेरी जो वीडियोज़ है उसमें से समझ लेना। एक चिट्ठी लिख दो कि जी भाई साहब ऐसा है, आपने 3000 का चालान भेजा है, मुझे ये नहीं पता है कि आप 3000 कौन से लेना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जो लेन देन चल रहा है वो 3000 के ये नकली नोटों में चल रहा है। अब हमें पता चल गया है कि नकली नोट है, तो उसके हिसाब से जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है, मैं उस अकाउंट नंबर, क्योंकि उन्होंने दिया होता है उस पर्ची के अंदर कि ये पैसे यहाँ जमा कराने हैं, उसमें बताना है कि ये 3000 रुपये आपने बोला है, ये 3000 रुपये के हिसाब से मतलब जो नकली नोट हैं इसकी जो वैल्यू है असल में वो एक भाषा है, वो हम आपको बता देंगे कि भाई ये भाषा है, और इसमें जो हमारा असली रुपया है, जो भारत का रुपया है, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मैं ये गलत काम नहीं करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं फुल पेमेंट, आपका जो 60 पैसा बनता था या 50 पैसा बनता था, वो मैंने आपके अकाउंट में भेज दिया है। 50 पैसा ही भेजना, उतना ही, डिजिटल आजकल तो 0.50 भेज के और बोल देना कि मैंने भेज दिया है, आपका फुल पेमेंट हो गया है। कोई और दिक्कत हो तो आप हमें लिखित में सूचना दें, लिखित में, कोई और लेना देना बचा हो तो लिखित में दे दें, या कह दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो शायद 2 रुपये से कम नहीं होता है, या होता है, यानी सीबीडीसी में नहीं होता, इसमें हो जाता है, यूपीआई में हो रहा है अभी, तो हो जाएगा पैसे में पेमेंट, वो निपट जाएगा, दोबारा आएंगे नहीं, उधर नहीं। इसी में हो जाएगा। हाँ, आप एक का केस भेजो, उनको बोलो कि मैं ऐसे करके भेजने वाला हूँ, आप में से कोई लड़ने के लिए तैयार हो, बोलने के लिए तैयार हो, तो उसको मेरी वाली वो वीडियो सुना दो, वो समझ जाएगा। जो भी आएगा पूछने, उसको बोलना मैंने पेमेंट कर तो दिया है, आप लिखित में दो जो देना चाहते हो, कि मेरा पेमेंट असली नहीं है, आप लिखित में दो। हटाएंगे भाई, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो आप जो भी काम व्यापार जो करते हो, व्यापारिक जो काम है,
आप किसान को मार के दिखाओ ना लठ, जो धोती पहन के रखा है, जिसने पगड़ी लगा के रखा है, उसको छेड़ के दिखाओ ना, वो कभी नहीं छेड़ सकते वो। लेकिन जो व्यापार कर रहा है, व्यापारी के लिए ही तो ये सारे कानून है। आपके ऊपर भी ये सारे कानून इसलिए लागू होते हैं बिकॉज ये कॉर्पोरेट लॉज में आते हैं। आपको आपकी हर एक्टिविटी को ये व्यापार साबित करना चाहते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को ये भीख साबित करना चाहते हैं कि आपको लाभ लेना है। आप देखोगे अभी कोई भी आदेश आएगा कि आपको आधार कार्ड देना है, केवाईसी करवाना है, उसमें लिखा आएगा कि योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते यदि आप ये नहीं कर सकते। यानी आपको लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, अगर आपको लाभ नहीं देना तो आपको कोई आधार कार्ड, कोई कागज, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आप लाभ लेने की स्थिति में हो तो आप दो, पिटो। आपने अपना समाज लाभ का बनाया है ना, आप ही ने तो बनाया है ना, पैसे के ऊपर केंद्रित, आप ही पैसा हो रखा है ना, तो लूटो पिटो। हम तो यही बता रहे हैं ना कि आपको इस व्यवस्था से बाहर निकल के अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और रास्ता ही नहीं है। आप बता दो क्या रास्ता है, वो एक लूप होल नया निकाल लेंगे, वो एक लूप होल नया ठोक तुम्हारे को। आज आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन करने के बाद आपसे आपकी बात को आज मान लेंगे, लेकिन वो भी रास्ते से कहीं और से, किसी और रास्ते से फिर आ जाएंगे आपके ऊपर नया टैक्स, नया जुर्माना ठोकने के लिए। उनको आप सब लोग कंगाल करने हैं, सब लोग। कोई बीमार करके कंगाल करना है, कोई आपके खेत की फसल खराब करके कंगाल करना है, कोई नकली बीज दे के कंगाल करना है, किसी को आपके जानवरों को इंजेक्शंस लगा के आपको कंगाल करना है, कभी आपको लोन ज़्यादा देकर कंगाल करना है, लोन पे लोन देकर कंगाल करना है, ऑनलाइन ठगी के नाम पर कंगाल करना है, जबरदस्ती फाइन लगाकर करना है, आपकी कमाई को लूटने के नए नए रास्ते निकाल कर करना है। उनको आपको कंगाल करना है, नशे के नाम पर करना है, किसी भी चीज़ पर। आप कंगाल होने के बाद गुलाम होने के लिए तैयार हो, क्योंकि संगठित रहने की आपको आदत रही नहीं, आपको तो लड़ने की आदत पड़ी, आपको घर में भी परिवार की तरह रहने की आदत नहीं रही है, बाकी समाज के साथ तो कैसे रहोगे। उनको पता है ये बात, अकेले आदमी को तो जब मर्जी पीट लो। तो नहीं लगा सकते भाई, आप कैसे लगा लोगे जमीन पे, कैसे लगा सकते हो फुटपाथ पे? ऐसे तो कोई सड़क पे भी लगा लेगा, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है ना, फुटपाथ पे आप कैसे रेडी लगा सकते हो? तो इसीलिए तो बनाई व्यवस्था ये उन्होंने सारी जगह को, इसलिए तो वो काबू कर रहे हैं। पार्क के आसपास भी वो फुटपाथ इसलिए तो बनाया है कि ताकि वहां भी ना खड़ा हो जाए कोई, बैठ जाए, लेट जाए, सो जाए। तभी तो वो हर जगह पर उसको एनक्रोच कर रहे हैं, तभी तो हर जगह को अपनी बता रहे हैं वो। हाँ, वो इसीलिए है, आप ऐसे थोड़ी है। लेकिन इससे कुछ बनेगा नहीं ना, लोन पे गिरवी रखा है वो ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक के पास रखा है वो ठीक है, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनेगा, उनका है वो, आपने दिया है ना कब्जा उनको, आप ही ने तो दिया है, समाज के लोगों ने ही तो दिया है ना, वो नहीं ले रहे अपना कब्जा वापस। तो इसमें उनको वो तो गुंडे हैं, वो तो बदमाश हैं, वो तो अपने तरीके से चलेंगे, वो तो आपके तरीके से क्यों चलेंगे? क्यों जी? आप अपनी शराफत में चुपचाप बैठे हो, आप अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ रहे, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ रहे, लूट के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे, अत्याचार के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे, और किसको गुलामी कहते हैं वो अपन ने कल बताई ही थी, मानसिक गुलामी, इसी को तो कहेंगे। अरे भाई, आप फुटपाथ के ऊपर आप कैसे लगा सकते हो यार, कमाल है, आरटीआई नियम कैसे कर सकते हो? ओ चाचा, फुटपाथ है वो, पैदल चलने वालों के लिए है वो फुटपाथ, नाम ही उसका फुटपाथ है, वो रेडी लगाने के लिए नहीं है, व्यापार का केंद्र, व्यापार करने के लिए नहीं है। वो मेला कहीं लगता है, उस मेले में वो जगह बनती है अपना सामान रखने की, वहां पर वो क्योंकि 1-2 दिन के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। आप परमानेंट कब्जा कैसे कर लोगे किसी चीज का? गुंडागर्दी के नाम पे कर लो, फिर कोई रोकने का नहीं। सारे इकट्ठे हो जाओ, जितने भी फुटपाथ पे अपना सामान रखते हैं ना, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे लट ले लो, आ तू देख, तेरे को बताता हूं, देता हूं 3000 5000, तब तो कर लो। अदब समाज इकट्ठा हो गया, इनका कोई कानून काम का नहीं है। समाज इकट्ठा, आपको क्या करना पड़ेगा सारों को, अगर इसके लिए सही नियम अगर आपको जानना है, अगर आपको सब इस लूट से बाहर निकलना है, इस पूरे कर्जे से एक मुश्त एक लेटर से, सरकार को भेजे हुए एक चिट्ठी से आप मुक्त हो सकते हो कि पूरा समाज मिलकर एक चिट्ठी भेज दे, हम तुम्हें कंसेंट नहीं देते, हम अपनी कंसेंट विड्रॉ करते हैं। कंसेंट क्या? तुम्हारे हिसाब से चलने की कंसेंट हमने दी ना, ये उनके हिसाब से चलने की परमिशन, उनको चलाने की परमिशन हमने दे रखी है, हम वो कंसेंट अपनी वापस ले, बिकॉज इनका सारा सिस्टम उस कंसेंट पे चलता है।
और हम जो यहाँ जो जागरण कर रहे हैं इसी कंसेंट का, पहले आपको ये तो बता दें कि यार आप परमात्मा के बंदे हो, ऊपर वाले की रोशनी से चलते हो, वो ऊपर वाले की जो रोशनी, हवा, धूप, पानी है वो पेड़ों को मिलता है, वहां से आपको ऊर्जा मिलती है, उस पेड़ से जो भोजन मिलता है वो आपके शरीर का एक एक सेल में जो एनर्जी है, जो करंट बनता है वो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो बन रहा है वो उस खाने से बनता है। यानी आपकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन है और भोजन का स्रोत वो सूरज है। यानी आपकी सांस, एक एक सांस परमात्मा की मर्जी से चल रही है, उस सांस को कोई सरकार नहीं चला रही है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी सांस परमात्मा की मर्जी से चल रही है तो आप इस सरकार की मर्जी से क्यों चल रहे हो? पहले तो आपको अपना अस्तित्व तो खोज लो पहले कि आप कौन हो, आप क्या हो। आपको अपनी अपनी हैसियत ही नहीं पता कि आप परमात्मा का रूप हो, और आपके ऊपर ये लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग राज करते, क्योंकि परमात्मा कभी किसी पर राज नहीं करता। वो क्या करता है, आपको दिमाग दे देता है और आपको कहता है अपने विवेक से अपना काम कर। वो राज करने की पोजीशन, शैतान होता है वो राज करता है, और शैतान का जो हथियार है वो है लालच और डर। तो आप लोगों को बिजनेस करने का लालच है और नुकसान होने का डर है, इसीलिए आप फंसते हो। क्यों जी? या तो कैश लेने का लालच है, या कुछ चले जाने का डर है, अकेले रहने का डर है, या कुछ भी डर है, मतलब आपकी कमजोरी का डर, कुछ भी। आप देख लो, आप किसी अधिकारी के सामने बोल नहीं पाते हो या कुछ भी नहीं कर पाते हो, उसके मूल में क्या है? लालच या डर, बस दो ही चीजें हैं। आप इससे मुक्त हो जाओ, बात खत्म, कुछ भी नहीं बचता। ना डरना बंद कर दो और लालच खत्म कर दो। ये जो मोर्चे का जो जागरण है ये आपके उस लालच और डर को खत्म करने के लिए है कि काहे को डरते हो यार, परमात्मा ने बनाया है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो ये 4-2 कौड़ी का आदमी, ये लफंडर आपको कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार खुलकर बोलो तो सही, दहाड़ के, तू कौन, ये पूछो तो सही, तू कौन। जैसे ही पूछोगे गायब हो जाएंगे ये। अब आज के समय में हिंदी मीडियम विद्यालय नहीं है तो इंग्लिश मीडियम सब खुले हुए हैं, तो उसमें अच्छे से नहीं समझ पाते बच्चे, तो पढ़ाई से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो समाधान क्या है? देखो भाई, असल में क्या है कि हम कंफ्यूज्ड हैं। बेसिकली हम क्यों कंफ्यूज है, ये सवाल क्यों आया है मालूम है? ये सवाल सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपको समाधान किसी और से चाहिए, आप समाधान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपने समस्या लिख दी, समाधान लिख दिया। आपने क्या लिखा कि इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई हो रही है उसमें बच्चे को समझ में नहीं आता है, और हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल किसी और ने खोल रखे हैं, सिलेबस किसी और ने चला रखा है। तो हम अपना हिंदी मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते क्या? आपने कितने लोगों से बात करी, कितने लोगों को आपने यस करवाया? अभी मैं बात देखो ना, मुझे गुरुकुल शुरू करना है, मुझे अपना शिष्य कुल शुरू करना है 2025 में। मैं उस शिष्य कुल के लिए घर से निकला 2017 में। मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल इस काम पे लगाने के लिए दिए कि मैं पहले लोगों को जगाऊंगा, पहले लोगों को बताऊंगा कि तुमको यही वाली शिक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए, यही चाहिए तो रखो, जिसको वो वाली चाहिए आ जाओ, जिसको वो वाली चाहिए इसमें मदद करो, ये बनाएंगे मिल करके। लगा हुआ हूं ना मैं, मतलब हम समाधान की तरफ लगे हुए हैं। हम कितना लगे, इफ यू वांट कि कोई और आएगा और वो उस समाधान को करेगा, ये गलतफहमी से निकलिए। समाधान का हिस्सा यदि आप नहीं हो तो आप ही समस्या हो। ये एक लाइन है, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। तो अब आप ही समस्या हो असल में। ये अंग्रेजी मीडियम इसलिए है क्योंकि आप समस्या का हिस्सा हो। आप अपने बच्चों को भेज रहे हो तो ये फल फूल रहे हैं, आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हो तो ये फल फूल रहे हैं, आप उनके हिसाब से चल रहे हो तो ये फल फूल रहे हैं। आपने इन पर सवाल खड़े नहीं किए, आपने इनके लिए अल्टरनेट में कोई बराबर खड़ा नहीं किया, आपने अपने हिंदी मीडियम से कोई साबित करके नहीं दिखाया कि पॉसिबल है। हमने तो प्रैक्टिकल कर करके दिखा दिया, और तब हम नई चीज की तरफ बात कर रहे हैं। सो हमें समाधान का हिस्सा बनना है। समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि शैतान भी तो अपने काम पे लगा है ना। हम लोग अपने काम पे लगे रहेंगे, वो अपने काम पे लगा है, तो वो समस्या देने पे लगा रहेगा, हम समाधान देने पे लगे रहेंगे। हम जितने लोगों को जगाएंगे वो सारे समाधान वाली साइड के होंगे, वो वाले उस वाले के होंगे। हम जिस दिन ज्यादा हो जाएंगे उस दिन समाधान ज्यादा हो जाएगा, समस्या कम।
और जिस दिन वो जब तक वो ज्यादा रहेंगे, जब तक प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी, समाधान कम। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो आपको ये संख्या बल बढ़ाना, समझ को बढ़ाना, इसको विस्तार करना, इसकी समझ के ऊपर डिस्कशन करना, लगातार इस पर बैठ के चर्चा करना, इसके अलावा और मुझे तो समाधान नजर नहीं आता। आपको लग रहा है तो आपको वो करके देखना चाहिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस पर काम कर रहा हूं, आपको जो समझ में आया आपको उस पर काम करना चाहिए। अपने देश में बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद अन्य देशों से व्यापार कैसे होगा, अपनी मुद्रा कैसी होगी? मेरे ख्याल से इसका जवाब मैंने कल दे दिया था। जो यूनिवर्सल जो मुद्रा है वो क्या है? हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले भी करते थे, अभी भी यही हो रहा है, नई जरूरत है। ये उनकी मुद्रा नहीं, ये उनकी मुद्रा है। किसी भी देश की सॉवरेनिटी, किसी भी देश की संप्रभुता उसके रुपए में होती है। रुपया अगर आपका बनाया हुआ नहीं है, रुपया अगर उसका जो मापक, उसका जो मानक है वो यदि स्थिरांक नहीं है, यदि वो फिक्स नहीं है, तो वो असल में लफंगा है। ये विनोबा भावे ने बोला, अपनी किताब में लिखा ना, रुपये को लफंगा बोला कि लफंगा कह रहा है आज रेट ये है, कल को रेट ये है। लफंगा होता है जो अपनी बात बदलता रहता है। तो ये रुपया नहीं है, ये लफंगा है। जिसको आप रुपया बोल रहे हो, जिसको आप करेंसी बोले, ये लफंगे की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। तो हमको ये लफंगा निकाल करके रुपया लेके आ जाना है। करेंसी हमको बदलनी नहीं है, हमको रुपया स्थापित करना है, हमको रुपए का मानक स्थिर करना है बस। खाली अपनी समस्या ये नहीं है कि हमको मानक उड़ाना है, हमको बैंक खत्म करने, नहीं। हमको ये कहना है ये भारतीय रुपया हमारी करेंसी है और भारतीय रुपये का जो मानक है वो फिक्स करना है। चाहे 4 चने के दाने कर दो, कुछ भी कर दो, फिक्स होना चाहिए। वो फिक्स होते ही शोषण खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी उसकी फिक्सिंग में है। वो जब तक उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी तब तक वो लफंगा रहेगा। समझ गए ना? समाधान पता लग गया? अभी आया कि लोगों को जिला अनुसार जोड़ा जाए, वो तो अब जोड़ ही रहे हैं, चलो जैसा भी हो। जो दस्तावेज है, नियम कानून की जानकारी, उस पर मैंने बोल ही दिया, हिंदी मीडियम वाला बोल ही दिया। अगर करेंसी 35 लाख करोड़ है तो बजट 42 लाख करोड़ कैसे हो? बजट हमारा हर साल होता है ना, बजट तो अपना हर साल होता है। तो जो करेंसी है वो इसी हिसाब से छापी जाती है, यानी उत्पादन के हिसाब से। तो हर साल जितना उत्पादन अनुमानित होता है कि इस साल इतना अनुमानित हो जाएगा, उसके बराबर के गोल्ड की कीमत का ही हम लोग करेंसी छाप लेते होते हैं और उसी को बजट के अंदर निर्धारित करते हैं कि इस करेंसी का फ्लो हम कैसे कैसे करेंगे, किस किस हेड में कैसे कैसे पैसा जाएगा। वो ये तरीका है इसका। तो बुक का चैप्टर वाइज समझाने की, वहाँ वो तो हम करेंगे ही, बुक को तो चैप्टर वाइज आपको समझाएंगे ही, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। अब जो लोग लोन के आवेदन के लिए आए हुए थे उन लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया, वो जो नंबर दिया था मैंने आपको, मतलब नंबर दिया होगा आपको इन साथियों ने पहले दिन ही। नहीं दिया था तो आप नंबर नोट कर लेंगे, 7696627656। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको अपने लोन की जानकारी भर देनी है। वहाँ पर आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक से किताब का भी लिंक आएगा, आपको किताब भी ऑर्डर कर देनी है। आपको किताब पहले से ऑर्डर कर देनी है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर करने का तरीका। कि आप 5 किताब ऑर्डर करो, 5 तो किताब आप मिनिमम ऑर्डर करो ही, यदि आपका लोन 5 लाख से 10 लाख से ऊपर है तो 5 तो किताब आप ऑर्डर करो ही करो। 5 किताब तो कर ही सकते हैं ना आप, चाहे डोनेट कह लो चाहे ऑर्डर कह लो, तो वो तो आप पहले ही कर दो। और लोन बड़ा है तो 10 कर दो, 20 कर दो, वो किताब ऑर्डर कर दो, क्योंकि उसमें लिंक किताब का भी आएगा, आपके लोन का भी आएगा। किताब ऑर्डर करके उसका स्क्रीनशॉट आप रख लो और जब आप अपना नाम भेजो तो साथ में उनको बता दो कि मैंने सहयोग राशि भी भेज दी है पहले ही। ये देखो मैंने इतनी किताब ऑर्डर कर दी है। आपके लोन में, आपके एप्लीकेशन में कोई कमी आएगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो कमी दूर करके आपके पास फिर एक लिंक भेजेगा। उस लिंक में आपको वो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। जैसे ही आप वो स्क्रीनशॉट अपलोड करोगे, आपका आवेदन वो 24 घंटे में आपको बना के दे देंगे। ठीक है ना, समझ गए ना? तो आप ये काम पहले ही कर दो, सिंपल सा काम है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आवेदन कैसे भरना है, कैसे भेजना है, वो आपके पास सारी जानकारी पहुंच जाएगी। आवेदन लगाने के बाद
आपको इस आवेदन से संबंधित, इस लोन से संबंधित, इस पूरे प्रकरण से संबंधित मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई डाउट रहेगा, क्योंकि आपने पीली वाली वीडियो सुन रखी होंगी। है कोई जिसने नहीं सुनी हुई? अगर जिसने नहीं सुनी हुई वो आप ग्रुप में हो ना, सारे के सारे उत्तराखंड वाले में, इस 43 वाले में, इसमें से मैं आपको अपना एक नंबर दे रहा हूं, अभी आपको अपना नंबर दे रहा हूं। मेरे नंबर पर अभी, यानी कि अभी 2 बजे हैं, 2:05 हुए हैं, तो मैं अभी 3 बजे तक का टाइम, यानी अगले 1 घंटे में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के मैं सारे मैसेज चेक करूंगा अर्जेंट में। आप में से जिसने मुझे मैसेज भेजा हुआ होगा, मैं उनका नंबर सेव करके और उनको आपको मैं एक अलग ग्रुप में जोड़ दूंगा, जो पहले लेवल की ट्रेंड लोग हैं। उसमें मैं पहले लेवल की ट्रेनिंग में हूं, आपको ये लिख करके मुझे मैसेज करना है, अभी हूं, और मेरा नाम ये है, मतलब ठीक है ना। आप अपना नाम बताएंगे, आप कहां से हो ये बताएंगे, और बताएंगे कि मैं पहले लेवल की ट्रेनिंग में हूं, तो आपको मैं अपने लेवल 1 का जो ट्रेंड लोग हैं उनके ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि वहां आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। दूसरे नंबर पे मेरा नंबर आपको मालूम है 951817 0000, हाँ 0000, वही 951817 0000। हमने इन पे छपवा देना चाहिए नंबर, तो ये मिस कॉल के लिए, मिस कॉल का भी नंबर यही है, आप इस पे मिस्ड कॉल भी कर देना, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो जिनका अभी मेरे पास मैसेज आएगा मैं उन्हीं को जोड़ूंगा, कल को आएगा जिनका उनका नहीं जोड़ूंगा, परसों को आएगा उनका नहीं, तो आज ही भेजना है आपको। ये 0 लगा के सेव करना, इस नंबर को 0 लगा के सेव करोगे तो व्हाट्सएप पे आएगा, उससे मतलब शायद 0 नहीं लगाओगे तो शायद नहीं आएगा। तो आपको मैं फिर उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, साथ में आपके इस वाले ग्रुप में जो अपने उत्तराखंड वाला ग्रुप है ट्रेनिंग वाला, इस ग्रुप में मैं आपको वो भी भेज दूंगा, वो वीडियो अपनी लेवल 2 वाले ट्रेनिंग में जो घनश्याम वर्मा जी की वीडियो थी, जिसमें इन मुद्दों के ऊपर और इस पूरे मसले पर डिटेल में हमने चर्चा की हुई है, जिसमें आपके लगभग हर सवाल